जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे आप देख रहे हो चैप्टर 9 में ये क्लास 9 का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स और लॉ ऑफ मोशन में आपको क्या पढ़ना है, देखिए आपने जो प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या स्टडी किया, वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. We saw that such a motion can be uniform or non-uniform. We have not yet discovered what causes the motion. Why does the speed of an object change with time? Do all motions require a cause? If so, what is the nature of this cause? In this chapter, we shall make an attempt to quench all such curiosities. प्रीवियस चैप्टर में आपने मोशन के बारे में स्टडी किया, लेकिन ऐसा है कि ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के पाथ पे आपने मोशन को देखा, उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखी, उसकी वेलोसिटी आपने स्टडी किया, साथ ही साथ एक्सेलरेशन को भी स्टडी किया, और आपने ये भी स्टडी किया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। और अब जो है अभी लेकिन आपने ये चीज़ अभी तक आपने नहीं सोचा कि मोशन होता क्यों है, कॉज ऑफ द मोशन, कॉज क्या है मोशन का, क्या रीज़न है क्यों मोशन होता है, और क्यों स्पीड जो है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, जब मोशन हो रही है तो उसकी स्पीड क्यों चेंज होती है टाइम के साथ। इसके पीछे अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है। क्या हर मोशन के पीछे, जितने भी मोशंस होते हैं उसके पीछे कोई रीज़न है? अगर ऐसा है तो कौन सा रीज़न है, वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा। इस चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा जो ये क्यूरियोसिटी है हमारी, जो पिछले चैप्टर में हमने सिर्फ सिंपल स्टडी कर लिया कि मोशन ऐसा होता है, मोशन वैसा होता है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी पूरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि मोशन ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप स्कूल बस से ट्रेवल कर रहे हो, तो स्कूल बस से जैसे आप स्कूल से निकलते हो और स्कूल से आगे निकले और स्कूल बस ने वहाँ पे स्कूल में थोड़ा स्लो, आगे जहाँ फ्री रोड रही वहाँ पे स्कूल बस ने एक थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाई, और जब अगर मार्केट से कहीं क्रॉस कर रही है तो वहाँ पे फिर से क्राउडेड एरिया है, कहीं ट्रैफिक है, तो वहाँ पे स्कूल बस थोड़ी स्लो हो जाती है, और अगर रेड लाइट आ गई तो रेड लाइट पे अगर रेड सिग्नल है तो वहाँ पे स्कूल बस रुक जाती है। तो उस सब के पीछे क्या है, एक लॉजिक है, एक रीज़न है। आपने देखा, मैंने जो भी अभी एक एग्जाम्पल दिया स्कूल बस का, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ड्राइवर ये देख रहा है कि जी रेड लाइट है तो रुकना है, तो उसके पीछे रीज़न क्या हो गई, रेड लाइट की होगी। उसने ड्राइवर ने देखा आगे रास्ता खाली है, क्लियर है, तो उसने स्पीड को बढ़ा दी। उसने देखा कि मार्केट एरिया में आ गया है बस, तो उसने वहाँ पे स्पीड उसके अकॉर्डिंग स्लो की और उस हिसाब से मूव करना शुरू किया। तो इसका मतलब है स्कूल बस की जो मोशन है वो उसके पीछे क्या रीज़न था, तो वो एक मार्केट है, रेड लाइट है, और या फिर खाली जगह है जहाँ पे कि वो अपनी स्पीड में जा रहा है। तो ये अलग अलग मोशन के पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न थे ही ना। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ अगले पैराग्राफ में, फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ द मोशन एंड द कॉजेज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉरएवर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो एक बॉल है ग्राउंड पे, इसको हिट किया गया, और हमारे दिमाग में, इसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर बॉल को हिट किया तो बॉल यहाँ पे आकर रुक रहा है, रुकना नहीं चाहिए, इसको लग रहा है कि बॉल को चलते जाना चाहिए था, ये रुक क्यों रहा है, इसको चलते जाना चाहिए, नॉन स्टॉप चले, आगे तक चलता जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बॉल क्या हुआ, सर आप क्या देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो उसका नेचुरल स्टेट है, ये इसको मान रहा है। दिस रिमेन्ड द बिलीव until Galileo Galilei and Isaac Newton's develops an entirely different approach to understand the motion. तो
उस समय तक लोगों का मानना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में है तो उसका मतलब वो नेचुरल फिनोमिना है उसका, जब तक कि उस पर कोई आप यहाँ पे कोई फोर्स जो है इस पर नहीं लग रही है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तब तक वो उसका नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट का नाम आपने देखा, गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन, इन्होंने एक अपना एक अप्रोच किया इस मोशन के बारे में समझने के लिए कि मोशन क्या है, उसके लिए अप्रोच किया और उसको समझने की कोशिश की। आप देख सकते हो यहाँ पे एक लड़का है जो ट्रॉली को पुश कर रहा है, एरो मार्क दिया हुआ है, एरो मार्क से ये ट्रॉली को क्या कर रहा है, ट्रॉली को इस डायरेक्शन में ये पुश कर रहा है, ठीक है। जबकि ये जो आपके पास एक बॉक्स है, इसमें ड्रॉअर को पुल किया जा रहा है बाहर की तरफ, ड्रॉअर इज पुल्ड एंड द ट्रॉली मूव्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुश इट, और बॉल को आप यहाँ पे हिट कर रहे हो। तो ये सब जो है, ये सब एक एग्जाम्पल्स दिखाई गई है, ये सब मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ we observe that some efforts is required to put a stationary object into motion or to stop a moving objects. जनरल लाइफ में भी आप इस चीज को देख रहे हो कि अगर किसी को मोशन में लाना है, कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको कुछ एफर्ट लगानी पड़ती है, उस पर फोर्स लगाना पड़ता है जिससे कि वो मोशन में आ जाए। और कुछ ऐसी बॉडी होती है जो मोशन में है और उसको रोकना हो तो उस पर भी आपको कुछ एक्सटर्नल एफर्ट लगानी पड़ती है। वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एज द मस्कुलर एफर्ट, जो आप एफर्ट लगा रहे हो उसको रोकने के लिए, उसको नॉर्मल सा एक एफर्ट बोला जाएगा। जो अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो वो मस्कुलर एफर्ट, अगर मशीन से एफर्ट किया जाता तो मशीनरी एफर्ट माना जाता। लेकिन हम लोग हाथ से अगर किसी चीज को रोक रहे हैं या किसी चीज को पुश या पुल कर रहे हैं तो वो क्या है, मस्कुलर एफर्ट है, आपके मसल्स का एफर्ट है। एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स is based on this push, hit or pull. Let us now ponder about a force. Force क्या है? What is it? In fact, no one has seen, tasted, felt a force. However, we always see or feel the effect ऑफ अ फोर्स। अब यहाँ पे आपको ये सारे स्टेटमेंट को देख के आपको समझना है कि देखिए अभी तक आपने कितनी सारे एग्जाम्पल्स बहुत सारे लाइफ में एग्जाम्पल्स देखे होंगे, है ना, कि फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, मान लो जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट में फोर्स एक्सपीरियंस करते हो तो आपको वो फोर्स तो दिखाई तो नहीं देता। अगर मैग्नेट किसी शार्प निडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसी लोहे के डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो देख नहीं सकते आप, उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते। टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन फेल्ड होता है, वो फील होता है कि हाँ जी यहाँ एक फोर्स है। किसी ने फोर्स को देखा भी नहीं, उस तरह के फोर्स को, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। इलेक्ट्रिक फोर्स दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो इस तरह के बहुत सारे फोर्स हैं जो कि आप इस तरह से नॉर्मली जो हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर सकते, नहीं देख सकते, लेकिन उसके इफेक्ट को हम समझ सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। हमें फील होता है कि यार जी कोई फोर्स तो लग रहा है ना, फोर्स। तो इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो? तो सिंपल सी बात है, पुशिंग, हिटिंग and pulling of an object or always of bringing object in motion। या तो हिट कर दिया, पुश कर दिया, पुल कर दिया तो मोशन में ऑब्जेक्ट आ जाती है। They move because we make a force act on them, right? From your studies in earlier classes, you also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make the object move faster or slower or to change the direction of the motion। ये तो हमें अच्छे से पता है कि आप कोई मान लो कोई बॉडी चल रही है, बॉल उधर से कोई फेंक रहा है,
है ना, एक बॉलर बॉल को एक तरफ से बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन उसको स्ट्राइक कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बॉलर और बैट्समैन का, इससे सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मान लो बॉल किसी ने फेंका एक तरफ, जिस डायरेक्शन में फेंक रहा है बैट्समैन उसको हिट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉलर ने थ्रो किया है बॉल को उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैट्समैन ने स्ट्राइक किया, तो बॉल की डायरेक्शन को बैट्समैन ने तो चेंज कर दिया ना। और किसी ने उसकी बॉल का पीछा किया और उस बॉल को पकड़ लिया, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी को उसने रोक दिया, चेंज वेलोसिटी जो फास्ट थी उसको जाके स्लो कर दिया, रोक दिया, फाइनली बॉल रुक गई। तो ये सब जो एग्जाम्पल है कि डायरेक्शन का चेंज होना, मोशन का कम होना, या किसी भी फास्टर बॉडी का स्लो हो जाना या स्लोअर बॉडी का फास्ट हो जाना, इस सब के पीछे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। वी ऑल्सो नो दैट द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। बहुत सारे शेप और साइज को चेंज कर सकता है। घर में जैसे मम्मा है, घर में अगर आटा गूंदा जाता है तो आटे के शेप और साइज को चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे आप देखो एक स्प्रिंग ली गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग ये अभी नेचुरल पोजीशन में है, इसको दोनों ही तरफ फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो इस तरफ आप देख रहे हो, इस तरफ और लेफ्ट साइड और राइट साइड पुल किया गया, तो स्प्रिंग की लेंथ क्या हो गई, लेंथ इंक्रीज कर गई। उसी तरह से आपके पास यहाँ पे एक बॉल दे दी गई है, बॉल को आपने कंप्रेस किया, दोनों ही तरफ से दोनों हाथों से अपने यहाँ पे कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने पे क्या हुआ, कंप्रेस करने पे बॉल जो है वो थोड़ा सा शेप और साइज इसकी चेंज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसने लिखा है यहाँ पे अ स्प्रिंग एक्सपेंड्स ऑन अप्लाइंग अ फोर्स। अब ये फोर्स कौन सा अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप कंप्रेस भी कर सकते थे, यहाँ पे आपने एक्सपेंड किया है। अ स्फेरिकल रबर बॉल बिकम्स ऑब्लोंग एज वी अप्लाई फोर्स ऑन इट। तो ये भी थोड़ा छोटा हो गया साइज में, इसकी भी चेंजेस आ गई। अब ये 9 जो चैप्टर है हमारा 9th चैप्टर है, इसका पॉइंट 1 वाला पार्ट है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में कैसे समझा जाए। तो मान लो कि आपके पास ये एक, मैं थोड़ा सा चीज दिखा रहा हूँ, एक ब्लॉक आपको दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दे दिया, ठीक है। और इस ब्लॉक को मैंने बोला इस तरफ से राइट साइड से इसको सुनैना पुल कर रही है अपनी तरफ, और दूसरी तरफ से मान लो कि कोई बच्ची रेनू बच्ची है जो वो इस तरफ पुल कर रही है, और दोनों तरफ सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लो इसने 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में लगाया और राइट साइड में भी इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों तरफ सेम फोर्स लगेगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये कहीं नहीं मूव करेगा, न लेफ्ट न राइट। तो ये क्या हुआ, इसको बोला जाएगा बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मान लो इसको 6 न्यूटन बना देता हूँ, तो 6 न्यूटन हो गया, तो ये 6 न्यूटन बड़ा फोर्स हो गया इसके रेस्पेक्ट में 5 न्यूटन जो राइट साइड में लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट, ऐसे केस में ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो जाएगी। जो लेफ्ट साइड होगी तो इसका मतलब यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, अब ये फोर्स बैलेंस नहीं रहा। तो इसी फोर्स के बारे में यहाँ पे इस पैराग्राफ में 9.1 में हम लोग स्टडी करेंगे। हमारे पास ये फिगर दी हुई है और फिगर में बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप देखो फिगर 9.3, 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए वुडन ब्लॉक। अभी जैसे मैंने दिखाया था वहां पे वुडन ब्लॉक है और यहाँ पे 2 फोर्स लग रही है, एक राइट साइड में लग रही है और एक लेफ्ट साइड में लग रही है, 2 फोर्स यहाँ पे लग रही है। आइए देखते हैं इस फोर्स के बारे में क्या बताया गया है बुक में हमारे पास। तो ये फोर्स आप देख सकते हो यहाँ पे, कह रहा है 9.3 shows a wooden block on a horizontal table. 2 strings X and Y are tied to the 2 opposite faces of the block as shown. If we apply a force by pulling the string X, the block begins to move to the right. देखिए X साइड में अगर आप अप्लाई करते हो, मैं फिगर ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, तो अगर X साइड में आप अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक किधर मूव करेगा, राइट साइड में। सिमिलरली इफ वी पुल द स्ट्रिंग Y, अगर Y को पुल करोगे तो ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट साइड। बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स विद इक्वल फोर्सेस, तो क्या होगा, द ब्लॉक विल नॉट मूव। Such forces are called balance forces and do not change the state of the rest or motion of an object.
Now let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitudes pull the blocks. अब डिफरेंट मैग्नीट्यूड से x को अलग मैग्नीट्यूड से और y को अलग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से आप इसमें पुल करो. इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स. जैसे कि मैंने ऊपर में एग्जांपल दिया था, 6 न्यूटन वाले की तरफ ज्यादा मूव कर गया क्योंकि 5 न्यूटन उससे कम फोर्स था. Thus the two forces are not balanced and the unbalanced force acts in the direction of the block moves. जिस डायरेक्शन में उस जिधर फोर्स ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा. This suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motion. क्लियर सी बात हो गई. अभी हमारा मेन मकसद क्या था? हमारा मेन मकसद था कि फोर्स के मतलब बॉडी के ब्लॉक के मोशन के पीछे क्या रीजन है. तो यहाँ पे जो हमने देखा है उसके हिसाब से ब्लॉक के जो मोशन में आने का रीजन है अनबैलेंस्ड फोर्स है. अगर बैलेंस्ड फोर्स भी होता तो ब्लॉक रेस्ट में होती, लेकिन यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है जिसके कारण ब्लॉक मोशन में है. अभी बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं जिसके कारण ब्लॉक जो है क्या हो सकता है, ब्लॉक मोशन में हो सकता है, तो उसको भी देखेंगे. लेकिन इसके बाद व्हाट हैपेंड व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स on rough floor if they push the. अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक को यहाँ पे पुश कर रहा है. कैसे पुश कर रहा है? यहाँ पे देखिए दोनों इस तरफ ऐसे पुश कर रहे हैं. डायरेक्शन देखिए फोर्स का, ये भी इस तरफ फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे और ये भी दूसरा लड़का भी इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, दोनों इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं. अब हमें यहाँ पे इसमें देखना पड़ेगा कि ये क्या है भाई. ये जो एरो से दिखाया गया है, ये एरो से दिखाया गया है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. यहाँ पे देखो इसमें भी ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, बी वाले में नीचे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो हर केस में, ये तीनों केस में ऐसा क्या चीज है? तो आइए देखते हैं इसको भी रीड करके. देखें, कह बॉक्स विद स्मॉल फोर्स. यहाँ पे बॉक्स जो आपने स्मॉल फोर्स लगाया, द बॉक्स डज नॉट मूव because of friction acting on the direction opposite to the push. पहले वाले फिगर में, that means पहले वाले फिगर में आपने जो फोर्स लगाया वो insufficient फोर्स था. आपने फोर्स जरूर लगाया है यहाँ पे, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा. मतलब ब्लॉक किस में है? यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट में है. रेस्ट में क्यों है? इसका मतलब आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स, आपके थ्रू जो अप्लाई किया गया फोर्स है वो फोर्स, और फ्रिक्शन के थ्रू जो अप्लाई किया गया है वो फोर्स, ये दोनों फोर्स सेम है. ये भी मान लो F1 फोर्स है और इसको मैं बोलूँ F2 फोर्स है. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि F1 जो फोर्स है वो किसके इक्वल रहा होगा? F2 के इक्वल रहा होगा, जिसके कारण ये एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर रहा है और ब्लॉक जो है रेस्ट में है. मतलब ब्लॉक की मोशन नहीं है, U = 0. ठीक है, आइए फिर आगे वाले को देखते हैं. फिर दूसरे वाले में ये क्या कहना चाहता है. नेक्स्ट वाले में ये बताता है कि दिस फ्रिक्शन फोर्स arises between the two surfaces in contact. अब फ्रिक्शन फोर्स तो आपको पता ही है, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस और ब्लॉक के बीच लग रहा होगा. तो between surfaces in contact, in this case between the bottom of the box and the floor, rough surface. ब्लॉक का बॉटम और रफ सरफेस के बीच, it balances the pushing force and therefore the box does not move. तो मैंने बैलेंस फोर्स के बारे में पहले भी बताया था कि बैलेंस फोर्स के कारण क्या होता है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है. इसका मतलब अगर फर्स्ट केस में देखा जाए, ए वाले में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कंडीशन को बता रहा है? ये बैलेंस कंडीशन को बता रहा है. तो पहला वाला जो है आपका वो बैलेंस कंडीशन है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो नीचे की तरफ ब्लॉक और रफ सरफेस के साथ लग रहा है वो आपके अप्लाइड फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखा जाए कि हो सकता है बच्चे ने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दिया, वो देखते हैं. आइए 9.4b, द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर. थोड़ा और ज्यादा हार्ड से पुश किया, बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव. अभी भी बॉक्स मूव नहीं कर रहा. दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स. If the children push the box harder, still the pushing still becomes
pushing force becomes bigger than the friction force. There is an unbalanced force, so the box starts moving. तो थोड़ा सा आपने एफर्ट और बच्चे ने किया, यहाँ पे दोनों बच्चे ने थोड़ा सा और एफर्ट किया, लेकिन जब तक ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जब तक इसको बैलेंस किया हुआ है तब तक तो बॉडी नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने फोर्स यहाँ पे ज्यादा कर दिया, आपका लगाया हुआ फोर्स ज्यादा है, दैट मीन्स मैंने आपके लगाए हुए फोर्स को यहाँ पे क्या कंसिडर किया था, आपको याद होगा, देख सकते हो यहाँ पे F1 माना था मैंने, ये F1 है और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये F2 है। तो इस केस में आप ये कह सकते हो कि आपका लगाया हुआ फोर्स जो है वो अगर अभी भी ये इसको कैंसिल नहीं कर रहा तो दैट मीन्स ये दोनों अभी भी बराबर है, मतलब ये बैलेंस फोर्स में माना जाएगा। लेकिन अगर आपका लगाया हुआ फोर्स, आपने जो फोर्स लगाया यहाँ पे, आपका लगाया हुआ फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, तो आपका लगाया हुआ फोर्स अगर ज्यादा हो जाता है, मतलब F1 अगर ज्यादा बड़ा हो गया F2 से, तो आप यहाँ पे लिख दो F1 इज ग्रेटर देन F2। अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक मोशन में आ जाएगी और ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल होगा। तो ये आपका क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये अनबैलेंस्ड फोर्स को बताएगा। तो आइए देखते हैं ऊपर में क्या लिख रहा है इसमें। कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन वी राइड अ बाइसिकल। आप जब बाइसिकल चलाते हो तो क्या होता है, when we stop pedaling the bicycle begins to slow down, है ना। साइकिल में जब पैडल मारते हो आप, तो पैडल में अगर आप पैडल मारना छोड़ दो तो क्या होगा, साइकिल धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब साइकिल में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा भाई, तो उसकी जो टायर है, साइकिल की टायर और रोड के बीच एक फोर्स लग रहा होगा जिसपे साइकिल रोटेट कर रहा है, साइकिल वो मूव कर रही है, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाएगा। इन ऑर्डर टू कीप द साइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पेडलिंग अगेन। अगर साइकिल आप चाहते हो मूव करता रहे तो आपको पैडल लगातार लगानी पड़ेगी। इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में रहे, आप चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बिल्कुल एक कॉमन सा एग्जांपल ब्लॉक का लिया गया था कि अगर ये मोशन में रहे तो उसके लिए अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है। However, it is quite incorrect. An object move with uniform velocity when the forces, pushing force और जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। ठीक है, अगर ये बैलेंस में भी रहेगा, अगर आप चाहते हो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कह रहा है कि मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब भी हो सकता है जब आप दोनों तरफ बैलेंस फोर्स लग रहा हो, तब भी ऐसा कंडीशन हो सकता है। एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है, बैलेंस फोर्स में भी आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स को कैंसिल आउट हो जाएगा और वो कोई फोर्स नहीं माना जाएगा। ये चीज भी यहाँ पे हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और अभी मैं इसको एक बार कंप्लीट करता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस को भी यहाँ पे मैं लूंगा। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा उसको भी यहाँ पे मैं भी लूंगा। तो इसको पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स अगर अप्लाइड हो रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट, देयर विल बी चेंज इन आइदर इन द इट्स स्पीड और इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में, बैलेंस फोर्स के केस में वो मोशन में रहेगा, मोशन में होगा भी तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानी जाएगी। Thus the acceleration of the motion of an object and unbalanced force is required। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सेलरेशन है, अगर मोशन, कोई बॉडी मोशन में है और उसमें उस मोशन के ड्यूरेशन में मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब वो अनबैलेंस्ड फोर्स वहां पे लग रहा होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही वो एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में मैंने बोला कि वो बैलेंस फोर्स में हो सकता है। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड or in the direction of the motion would continue as long as the unbalanced force is applied. However, if the force is, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अगले लाइन में, if the force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has required.